अच्छा। हेलो मोनिका। मैं थोड़ा तेज बोलूँगा, अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एनीवेज़ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का ये जो कर्व है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। एक लेवल के बाद से हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है, और जिस पॉइंट पर शून्य होती है हमारी सीमांत उपयोगिता, उसी पॉइंट पर हमारा जो कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी है, वो मैक्सिमम होती है। तो इस पर प्रश्न बनता है। ठीक, तो ये कर्व हमने देख लिया। अभी मैंने आपको एक लॉ का नाम बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का सेवन बढ़ाते चले जाएंगे, उसको हम ज्यादा कंज्यूम करते चले जाएंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के साथ साथ क्या होगा, सीधी सी बात है, लाइफ में हम लोगों ने देखा है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी बहुत पसंद हो, मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा था अपने जो लेक्चर वीडियोस है उसमें हम लोगों ने रसगुल्ले का एग्जांपल ले रखा था कि रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगला रसगुल्ला जब खाऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा जितना पहला खाने पर आया था। फिर जब तीसरा खिलाओगे तो और भी कम आएगा, चौथा खिलाओगे तो लगेगा नहीं अब बहुत हो गया, पांचवा खिलाओगे तो मुझे खराब लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है वो निगेटिव हो चुकी है, नकारात्मक हो चुकी है। ठीक, तो ये लॉ है, इस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, इस पर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अच्छा, फिर क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि सीधे सीधे सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है, इसका कर्व कैसा होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, और इसको लिखा कैसे आता है? तो इसको लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसको MRS लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद लिख देते हैं x, y। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अगर MRS XY लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वस्तु Y की वो मात्रा जिससे उपभोक्ता वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागने को तैयार है। मतलब क्या हुआ समझ लो, मैं आराम से समझाता हूँ। MRS XY अगर लिखा हुआ है, YX लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा। XY का मतलब क्या हुआ कि आपको X बढ़ाना है और Y को छोड़ना है। तो आप एक इकाई X को प्राप्त करने के लिए कितना Y छोड़ना चाहते हो? अब समझिएगा, मान लीजिए संतरे और आम की बात है, मुझे एक संतरा और चाहिए है, तो मैं कितने आम छोड़ सकता हूं? तो मान लीजिए मैंने पहले 3 आम छोड़ दिए, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन अगली जब मुझे संतरा चाहिए तो अब मैं 3 आम नहीं छोड़ूंगा, मैं कम छोड़ूंगा। कम क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास आम कम होते जा रहे हैं, वैसे मैं चाहता हूं कि आम को छोड़ना मेरे लिए कठिन हो जा रहा है, और इसका मतलब MRXY जो है वो लगातार घटता जाएगा। तो ये प्रश्न आता है, आपको बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MRXY का। ठीक, तो MRSXY घटती हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उपभोक्ता वस्तु X की प्रत्येक इकाई, यानी कि हर अगली यूनिट जो X की होगी, उस यूनिट को कंज्यूम करना जब वो चाह रहा है, और उसके लिए Y की जितनी यूनिट्स को छोड़ रहा है, तो हर एक यूनिट जैसे जैसे X की बढ़ती जा रही है, वैसे Y की कम यूनिट्स को वो छोड़ेगा, और इसी वजह से क्या हो जाता है, लगातार आप देखोगे तो MRSXY घटता चला जाता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। पलक अग्रवाल गुड इवनिंग, आंचल तिवारी गुड इवनिंग, रविंद्र सिंह गुड इवनिंग। सारे लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स अपने आ गए, जितने भी हैं। हम लोग इन वीडियोस को बाद में भी कई लोग देखते हैं, तो उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। एनीवेज, इसका जो फॉर्मूला अगर लिखने को आ जाए तो क्या आ जाता है, चेंज इन गुड Y, यानी कि जो Y है उसकी मात्रा में परिवर्तन, और उसमें हम चेंज इन गुड X की मात्रा में परिवर्तन। तो X की मात्रा में परिवर्तन देखिए, ये क्या है एक्चुअली, MRSXY लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है या डिनोमिनेटर है या जो हर है हिंदी के बच्चों के लिए, वो X में है, तो यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा, और ऊपर आपका जो है वो लगातार घटता चला जाएगा, क्योंकि Y को आप निरंतर रूप से कम त्यागना चाहोगे X को प्राप्त करने के लिए। ठीक, अच्छा, और ये आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट कर्व है। ये है किसका? एक तरह से ये जो लाइन बनी हुई है, ये एक तरह से आपका है एक इनडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र क्या होता है? एक ऐसा कर्व जिस पर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। जैसे मान लीजिए इधर यहाँ पे हॉट डॉग्स लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ है हैमबर्गर, ठीक है, तो ये यूएसए का है, अमेरिका में बहुत चलता है, हॉट डॉग्स भी चलते हैं, हैमबर्गर्स भी चलते हैं। तो ए, बी और सी, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर कंज्यूमर या उपभोक्ता, तीनों ही पॉइंट्स उसको इक्वली प्रेफर्ड है, तीनों ही बराबर हैं, तीनों में ही वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब किसी को कम वैल्यू, किसी को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम लोग इनडिफरेंस कर्व। आगे बात समझ में? तो इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, बजट रेखा, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन एग्जैक्टली क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, और इसका स्लोप क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। बजट लाइन क्या हो जाती है? बजट लाइन ये हो जाती है आपकी,
एक यहाँ पर कोई भी आपकी वस्तु है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ भी रुपए हैं, मैं सिर्फ 2 वस्तुएँ खरीद सकता हूँ, आम और संतरे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो या तो मैं पूरी की पूरी सैलरी अगर आम खरीदने में खर्च कर दूँगा, तो मैं कितना खरीद पा रहा हूँ? 2200 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कर पा रहा हूँ? 2300 खरीद पा रहा हूँ। तो संतरे 2300 खरीद सकता हूँ और 2200 आम खरीद सकता हूँ। टोटल सैलरी अगर मैंने उस पर स्पेंड कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो आम की आ रही है वो ये वाला पॉइंट मिल गया और जो संतरे की आ रही है वो ये वाला पॉइंट मिल गया। अगर इस वाली एक्सिस पे हम लोगों ने संतरे को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऊपर वाली एक्सिस पर अगर हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है आम को। तो ऐसे में क्या हो गया, ये जो आपकी लाइन है, ये बजट लाइन क्या दिखा रही है एक्चुअली, जब आप पूरी की पूरी सैलरी को खर्च कर दे रहे हो। ठीक, अच्छा, और सैलरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। ठीक, अच्छा, तो जब हम वाई से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप समझ लीजिए m अपॉन P1, ये क्या हो जाएगा? टोटल सैलरी में आपने एक वस्तु के प्राइस से डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ आपको यूनिट्स मिल जाएंगी, राइट? तो ये आपका हो जाता है एक एक्सिस पर। और जो दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है, इसको हम लोग नॉर्मली P2 लेकर के चलते हैं y एक्सिस पर, इस पर हम लोग कर देते हैं m अपॉन P1। तो ये एंड पॉइंट्स मिल गए और इसका जो स्लोप आता है वो स्लोप आ जाएगा, कैसे आप निकालोगे? m आपकी अगर टोटल सैलरी है तो m इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2, जहां पे x1 और x2 क्या है? अलग अलग वस्तुएं हैं। तो ये आपकी बजट इक्वेशन हो गई और ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और इस लाइन के अंदर के जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी पूरी सैलरी खर्च नहीं हो रही। तो इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आता है ये। ठीक, अच्छा, एग्जाम्स में आते हैं हम लोग वही सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करते चले आ रहे हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। y इक्वल टू mx इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये हम लोगों ने लाइन का फॉर्म पढ़ रखा है 9th और 10th क्लास में, है ना? तो वहां से आप सीधा अगर निकाल दोगे तो आपको प्रवणता वहां से -p1 अपॉन p2 मिल जाएगी, जो हम लोगों ने बात कर रखी थी। जो ऊपर का खंड होता है वो क्या हो जाता है? तो ये जब इसमें बात करते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर आप इक्वेट करोगे m इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 को, तो वहां से आप इसको इक्वेट करके देख सकते हो कि m इक्वल टू यानी कि जो प्रवणता है वो आ जाता है -p1 अपॉन p2। इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में कर रखा है। अभी आपको समझना है कि उन कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते चलना है और क्या प्रश्न आता है वो बता दूंगा आपको। अच्छा, फिर क्या है? मैंने आपको बताया था अगर इसको y मान लें x2 की जगह तो ये होगा m अपॉन py और ये हो गया आपका m अपॉन px, ये पॉइंट। और इसका जो स्लोप निकल के आ रहा था वो लाइन की इक्वेशन वही लिखी हुई है px qx प्लस py qy। तो हम लोग p1 ले रहे थे, इन्होंने px कर दिया। qx लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ x, इसको हम लोग क्या कर रहे थे? x1 वहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी था, तो सेम चीज है, उसको हम लोगों ने टर्म्स को बदल दिया तो बजट रेखा की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। इस पर प्रश्न आता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आ जाता है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। अब हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम लोगों ने बात की है अनधिमान वक्र की। अनधिमान वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व्स की। फिर हम लोगों ने बात की है बजट लाइन की। इंडिफरेंस कर्व्स क्या बताते हैं? इंडिफरेंस कर्व्स में बहुत सारे होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं अनधिमान मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस मैप। और जो हमारी बजट लाइन है वो बताता है कि लिमिट क्या है किसी की। इंडिफरेंस कर्व बताता है कि क्या खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। तो किसी भी कंज्यूमर की जो इच्छा है और किसी भी कंज्यूमर की जो खरीदने की क्षमता है, उन दोनों का अपने को आइडिया लग गया। अब इन दोनों का जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा होता है, स्पर्श करता है, जहां पर टैंजेंट हो जाता है हमारी बजट लाइन, जिस इंडिफरेंस कर्व पर जिस पॉइंट पर हो रहा होता है वही पॉइंट हमारा ऑप्टिमल पॉइंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं उपभोक्ता का इष्टतम चयन। ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं। IC3 जो है वो ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, ऊपर है। IC2 है वो IC3 से कम यूटिलिटी दे रहा है, कम उपयोगिता दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे है। और ये सबसे कम उपयोगिता दे रहा है IC1। ये चीज पर भी प्रश्न आ जाता है कि आप बाहर जाने वाला जो इंडिफरेंस कर्व अनधिमान वक्र है, ऊपर जाने वाला, वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है। अब क्या हुआ, हमारी जो बजट लाइन है वो है A से लेकर के B तक और ये E पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये जो हमारी ये पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा क्या बन गया? ये पॉइंट बन गया हमारा ऑप्टिमल चॉइस का पॉइंट। इस पर प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो देखिए मोनिका सर, मैंने लास्ट ईयर आपकी इस चैप्टर की क्लास देखी थी, वो काफी डिटेल में थी और बहुत अच्छी थी। वो क्लास अभी नहीं है क्या सर? ऑब्वियसली सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, अपनी क्लास एप्लीकेशन पर मोनिका अवेलेबल है।
उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी जल्दी से जो रिवीजन हम लोग का आज इन लाइव क्लास का पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफली इन सारे जो टॉपिक्स उनको कवर कर रहा हूँ। अपनी क्लास एप्लीकेशन है, जो मैंने टी शर्ट पर अपनी क्लास लिखा हुआ है ना, और अपना जो लोगो है, सेम लोगो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और इसी लोगों का एप्लीकेशन आपको जो मिलेगा उसमें सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 27 वीडियोस हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट छूटेगा नहीं। एनीवेज, जब हम लोग बात करते हैं डिमांड की, किसकी बात करते हैं? मांग की। तो मांग क्या होती है? 3-4 तरह के फैक्टर्स हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल आ जाते हैं 4 फैक्टर्स। पहला आता है कि जिस वस्तु की मांग की जा रही है उस वस्तु की कीमत कितनी है, एक फैक्टर। दूसरा, जो इंसान मांग कर रहा है उसकी आय क्या है, आमदनी क्या है। गुड इवनिंग दुर्गेश। तीसरा क्या है, उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं का कीमत क्या है। जैसे मुझे कॉफी खरीदनी है, कॉफी का मुझे शौक है, तो चाय का दाम कम ज्यादा होगा तो भी मेरी मांग परिवर्तित हो जाएगी। और मान लीजिए कॉफी को मैं सिर्फ कप में पी सकता हूँ और कप का दाम ऊपर नीचे हो रहा है तो भी मेरी कॉफी की जो मांग है वो परिवर्तित होगी। और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि लोगों की जो रुचियां हैं, अभिरुचि, वो बदल जाए मार्केट में। तो ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु की कीमत और उसी वस्तु की अगर हम मांग कर रहे हैं तो वो अगर कम और ज्यादा होती है तो इसको हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? इसी को हम लोग पढ़ देते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। और हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा जाता है, यानी कि मांग का जो मांग वक्र है वो ऐसा जाता है। इसमें क्या रहता है? इधर हो जाती है कीमत यानी कि प्राइस, ठीक है, इसको इंग्लिश वाले प्राइस लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये जो हमारा कर्व बनता है ये क्या बताता है? नॉर्मली आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ाओगे, यहां से प्राइस बढ़ता गया तो आप ऊपर पहुंचते चले गए। ऊपर पहुंचने का मतलब क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ता जा रहा है और क्वांटिटी कम हो रही है। तो नॉर्मली जो सामान्य वस्तुएं हैं, जनरल यूज की जो बुक्स आपकी वस्तुएं हैं, उन सारे के केस में क्या होता है? उन वस्तुओं को जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? उनकी मांग, यानी कि उनकी जो वस्तुओं की मांग की जा रही है, जितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है वो कम होती चली जाएगी। तो इस पर प्रश्न आता है। अब क्या होता है अगर बाकी फैक्टर्स बदल जाए? बाकी फैक्टर्स तो मैंने बताया, याद करिए। पहला बताया कि कंज्यूमर की इनकम, अगर इनकम चेंज हो जाती है तो आप क्या करोगे? मूवमेंट अलोंग द कर्व, जो आप इसी पर जहां तैसे नहीं जाओगे, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ अगर इनकम बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हर प्राइस लेवल पर जो कंज्यूमर्स हैं वो अब ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। ठीक, अच्छा। इसी तरह से अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है? जैसे कार है, तो कार के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है डीजल या पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो पूरक वस्तु है उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा डिमांड कर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे की डिमांड कम हो जाती है। तो दो चीजें थी, जब उसी वस्तु की बात करते हैं तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, इसी कर्व के अलोंग मूवमेंट होगा। और जब हम लोग बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो बाहर की तरफ अगर डिमांड बढ़ रही होगी और अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर डिमांड कम हो रही होगी। ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर के हमारा डिमांड कर्व की जो बात करते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने काफी डिटेल में कर रखी हैं, लेकिन जो मेन क्रक्स था वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब समझिए, लास्ट चीज इसमें बचती है, ये आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, P से P डैश गई तो Q से Q डैश आप पहुंच गए, तो क्या हो गया आपका? मूवमेंट अलोंग, क्योंकि आपने इसी कर्व पर मूव किया है। ठीक है, और ऐसे यहां पर भी आप कर्व पर ही मूव कर रहे हो। बट अगर आप बाकी फैक्टर्स की बात करने लग जाओगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स इनको मैं बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, और संपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? हमारा पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व ये ओरिजिनल था तो या तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा अगर डिमांड बढ़ गई है, सारे प्राइस के ऊपर मांग बढ़ गई है, या फिर अंदर की तरफ आ जाएगा अगर मांग घट गई है। ठीक है, तो इसको मांग का घटना बोलते हैं। मांग का बढ़ने वाला था उसको हम लोग बोल देते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक, अच्छा, ये टॉपिक भी कर लिया। बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग, जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके बता देना है और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक एक करके सारे जो भी पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर वीडियोस में, जो अपनी क्लास एप्लीकेशन पर अवेलेबल है सारे के सारे। ठीक, अच्छा, फिर आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, मुझे कुछ वस्तुएं खरीदनी है, ठीक है, और बाजार में बहुत सारी वस्तुएं मौजूद हैं, अवेलेबल है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा
तो उस वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी नॉर्मल गुड्स के लिए, सामान्य वस्तुओं के लिए, ऐसा होता है। लेकिन आप कितने प्रतिशत प्राइस बढ़ा रहे हो और उसकी तुलना में कितने प्रतिशत कमी हो रही है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अब आ जाती है बात किसकी, लोच की। लोचदार है कि नहीं, लोच समझते हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है और कभी-कभी थोड़ा सा घुमा करके आता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है, समझ भी सकते हो। क्या हो जाता है फॉर्मूला, सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो भी मांगी गई वस्तुओं की मात्रा है उस आपने कितना परिवर्तन हुआ जब प्राइस चेंज हो गया था, और आपने प्राइस में कितना चेंज किया उससे भाग दे दो। एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपए की कोई चीज बिकती थी पहले, अब आपने बढ़ा दिया प्राइस 110 की। जब 100 रुपए की बिक रही थी तो मार्केट में डिमांड थी 4000 इकाइयों की। कितने की थी, 4000 की। जब आपने 110 की कर दी तो अब डिमांड हो गई 3200 की। यहां से समझना। अब हम लोग बोलेंगे चेंज, क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज, चेंज को डेल्टा भी लिख देते हैं, इन क्वांटिटी डिमांडेड, और आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही इसका फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज की बात है, चेंज की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल क्वांटिटी आपकी हो गई 3200 माइनस 400, 4000 था, 3200 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल क्या था 4000 था, और इनटू 100। क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ये सब मैं इरेज कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। इनटू 100, ये क्या आ गया, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो भी वस्तुओं की जो मात्रा की मांग की जा रही है उसमें क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ, और प्राइस में क्या चेंज हुआ। फाइनल प्राइस आपका 110 हो गया था, पहले आपका 100 था, और ओरिजिनल क्या था 100। ऐसे ही हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। अब परसेंटेज चेंज अगर निकालना अभी नहीं मालूम है तो आपको डिटेल्ड वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो भी मैंने बता दिया, हालांकि 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी देख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 100 से 100 तो वैसे भी कट जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है -800, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव होती है हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। और इसको डिवाइड किससे कर दिया आपने, 4000 से, और पूरे को डिवाइड कर रखा है आपने 110 माइनस 100 इज 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड 100। तो 100 तो आपको पहले ही कैंसिल आउट हो चुका था, यहां पर हम लोग ने कैंसिल कर दिया था, तो ये आ जा रहा है 1/10 नीचे, और ये दोनों जीरो इधर से उठा दिया, 8 नीचे आ गया 5। ये क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी जो आ गई है वो है, ये वैल्यू आपकी आ गई -1/5 डिवाइडेड बाय 1/10। बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं, मैथ्स में थोड़ा सा इश्यू होता है लोगों को, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। जब ऐसा होता है तो क्या कर देते हैं हम लोग, -1/5 लिख दिया और ऊपर जो वैल्यूज थी इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनटू 10/1 2, यानी कि आगे इलास्टिसिटी -2। बट हम लोग जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी को अगर पूरा प्रॉपर्ली लिखा जाएगा तो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका ले लेते हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो -2 है वो कितनी हो जाएगी, इसका मॉड ले लोगे तो हो जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझ लो, लास्ट पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि आपने जब प्राइस में 10% का चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम तो हुई, लेकिन 20% कम हो गई। आ रही बात समझ में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस थोड़ा चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रही है, तो ये यहाँ पर जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। कैसी होगी, इलास्टिक होगी। आपने थोड़ा सा चेंज किया, वहां पर ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ज्यादा चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इलास्टिसिटी ज्यादा है। एक ही इलास्टिसिटी होती है तो उसको बोल देते हैं इकाई लोच, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक, यूनिट इलास्टिसिटी होती है उसकी। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा है, अब कोई एक ऐसा एग्जांपल मान लीजिए पूछा जाए कि आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो फिर भी कुछ भी इलास्टिसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, तब बोला जाएगा कि ये तो इनइलास्टिक है, बेलोचदार है, इसमें कोई लोच है नहीं। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, दवाई है। अब कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को दवाई तो चाहिए है, आप 10 रुपए की दोगे, रेमडेसिविर के केस में हुआ था कोविड-19 टाइम पर, उसी दवाई को लोग बहुत महंगा करके बेच रहे थे ब्लैक में, तब भी जिस मरीज को चाहिए बेचारा वो तो खरीदेगा।
तो आप प्राइस कितना भी बढ़ा दो, तो उस वाले केस में क्या कर रहा है, डेल्टा परसेंटेज, डेल्टा चेंज इन प्राइस जो है कुछ भी कर दो, लेकिन ऊपर की क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा था, है ना? तो चेंज कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि चेंज जब शून्य हो जाएगा तो आप कितना भी डिवाइड कर दो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इलास्टिसिटी जीरो तब होती है जब उसको बोले थे हम लोग इनइलास्टिक। आगे बात समझ में? तो ये भी एक टॉपिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न आता ही है, और इसी टॉपिक से लिंक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ-साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स है जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उनको भी हम लोग बहुत तेजी से क्विक रिवीजन कर डालेंगे। बहुत डिटेल में इन वीडियोस को हम कवर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसका जो पर्पस है वो रिवीजन का है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो बाकी आप लोगों को कोई भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, और हम लोग उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करते ही हैं, हमेशा की तरह कोशिश करेंगे। बाकी अभी जो थर्ड चैप्टर है अपना, वो भी काफी बड़ा चैप्टर है, और उसमें भी हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिंस सेरिया सर, आपकी लाइव क्लास नोटिफिकेशन नहीं आती है, टेलीग्राम ग्रुप पर आती है, और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी आती है। आपको कहाँ पर चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं मिल रही है? क्वांटिटी, हाँ, क्वांटिटी 20% लेस है, आपने बिल्कुल ठीक बताया ये। आंचल तिवारी, ओके, आप डाउट है आप पूछिए, यूट्यूब पर क्या आपको डाउट है बताइए। प्रिंस रिया, ओके, प्रिंसेस रिया है, सॉरी, ओके, वो आपने गैप के साथ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा था ये क्या नाम लिखा हुआ है। एनीवेज, क्या डाउट है आपका? यूट्यूब पर सारे क्लासेस अवेलेबल नहीं है, कई सारी क्लासेस अवेलेबल है। आपको सारी क्लासेस चाहिए तो अपनी क्लास एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट हो तो प्लीज आप उसी फॉर्म में फिल कर दीजिएगा, उस फॉर्म में मैं डाउट्स का जो भी आंसर है वो देने की कोशिश करूंगा। ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। जिन लोगों को बहुत जल्दी रिवीजन करना है, आपके फ्रेंड्स हैं उनको अगर आप जानते हो तो आप बताइएगा, और वो लोग काफी जल्दी से रिवीजन कर ले जाएंगे। ठीक है, ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, मोस्ट वेलकम।